बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। बात करेंगे इस वीडियो में कि इमरान खान कैसे अपने दुश्मनों के रिज़्क़ का वसीला बना हुआ है और जेल में बैठे हुए इमरान खान का मिशन जो है वो कामयाबी से जारी है। इस पर तो बात करेंगे, लेकिन शुरू में आपको पता ही आजकल टीचर्स वाला जो इशू चल रहा है, जिस पर मैंने वीडियो भी की थी और बताया था आपको, जो एक अदालत का ऑर्डर भी आपके सामने मैंने रखा था और जो टीचर्स के साथ किया गया है, जो दहशत गर्दी की गई है, जो जुल्म और जबर और तशद्दुद असाज़ा पे किया गया है, वो इंतहाई शर्मनाक है। इस हवाले से हमारे दोस्त हैं डॉक्टर आमिर इकबाल ढांडला, उन्होंने जो है वो फेसबुक पर एक पोस्ट की जिसको मैंने ट्वीट भी किया। मैंने कहा उसका मैं जिक्र भी कर दूं वीडियो में। आमिर इकबाल ढांडला ने एक तस्वीर लगाई जिसमें एक टीचर जो है उनके जो कपड़ों के ऊपर जो है वो बूट का निशान यानी बना हुआ है, जो मट्टी लगी हुई थी बूट के ऊपर, तो बूट का निशान जो है वो लगा हुआ है। तो उन्होंने आमिर इकबाल ढांडला साहब ने ट्वीट किया और कहते हैं कि वालिदैन बच्चों को स्कूल शूज़ पहनाते वक्त ये नसीहत ज़रूर करें कि बेटा बड़े होकर अगर पुलिस में भर्ती होने का मौका मिले तो अपने पाँव इतनी बुलंदी पर ना ले जाना कि तुम्हारा बूट किसी उस्ताद के सीने पर ना मिटने वाला निशान छोड़ जाए। वी स्टैंड विद आवर टीचर्स। ठीक है, तो ये मैंने कहा जिक्र कर दूं और कि ये जो टीचर के साथ जो कुछ हुआ है, जो हमारी पुलिस ने जुल्म जबर और बर्बरियत किया है, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि अब देखें तुरबत में 6 जो है वो मज़दूरों को जो है वो बेदर्दी के साथ उनको कत्ल कर दिया गया। तो ऐसी जगहों पे पुलिस नहीं पहुंचती। पुलिस के आप जितने भी वाक़यात, बल्कि मैं आपको बताऊं कि आजकल आपको पता ही है कि जहाँ पे आप जाएं तो वहाँ पे गमी हो खुशी हो, वहाँ पे एक ही 3 मौज़ूआत होते हैं। मुल्क मायूसी की तरफ जा रहा है, तबाही की तरफ जा रहा है, बहुत हालात ख़राब होने जा रहे हैं, एक ये मौजू ज़ेर बहस होता है। दूसरा ये कि इमरान खान का क्या बनेगा और इमरान खान बाहर आएगा नहीं आएगा, हालात क्या हो गए हैं, क्या कर दिए गए हैं, क्यों किए जा रहे हैं। और तीसरा इमरान रियाज खान साहब के हवाले से हम जहाँ जाते हैं लोग पूछते हैं। आज हमारे दोस्त हैं डॉक्टर, बड़े भाई हैं डॉक्टर जुल्करनैन साहब, न्यूरो सर्जन हैं, बहावलपुर होते हैं विक्टोरिया हॉस्पिटल में। तो उनकी वालदा मोहतरमा की डेथ हुई और आपसे इस्तदा भी है कि मरहुमा की साले सवाब के लिए आप दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उनकी जो जुल्करनैन भाई की वालदा हैं उनके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अदा करे। तो उनकी वालदा का जनाज़ा था मंडी जज़मान वाली साइड पे, तो वहाँ पे काफ़ी डॉक्टर्स भी आए हुए थे और वहाँ पे दोस्त सारे इकट्ठे हुए। तो वहाँ पे मतलब हालात मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तरफ टीचरों के ऊपर, जो निहत्थे टीचर हैं उनके ऊपर तो पड़ गई है पुलिस। आज ही वो बता रहे थे डॉक्टर नासिर वकील बड़े मारूफ ENT स्पेशलिस्ट हैं बहावलपुर के और यंग डॉक्टर्स के प्रेसिडेंट रहे हैं, बड़े एक्टिव हैं। तो डॉक्टर नासिर वकील आज बता रहे थे कि लाहौर में एक जगह वो किसी क्लिनिक में उनकी फैमिली अंदर गई, वो बाहर बैठे हुए थे। तो एक ये 4-5 दिन पहले किसी लाहौर की मेन जगह के ऊपर तो एक लड़का आया, उसने पिस्टल जो है वो 2 मासूम बच्चे उनके पास थे, गाड़ी में उन्होंने उनको बिठाया हुआ था। तो एक बच्चे के सर पे रखा उसने पिस्टल और कहते मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है क्या हो रहा है। तो मैंने उसको मोबाइल अपना निकाल के दे दिया, आईफोन था, वो मोबाइल लेके चला गया। सिर्फ गया नहीं है बल्कि पहले उसने शायद फायर किया, इन्होंने को रेजिस्ट करने की कोशिश की तो उसने पहले एक फ़ायर किया वहाँ पे, फिर जो है वो बच्चे के सर पे रखा पिस्टल और इन्होंने आईफोन अपना दिया और वो चला गया। उसके बाद उन्होंने जो है वो अपनी एहलिया के मोबाइल से, वो आईफोन का सिस्टम होता है कि आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे है। पहले तो उन्होंने बल्कि जो अंदर वो जिस हॉस्पिटल या क्लिनिक के बाहर खड़े थे अंदर जाके उन्हें कहा कि CCTV फुटेज आपके पास होगी, ये मेरे साथ वाक़या हुआ है। उन्होंने कहा ये तो डॉक्टर साहब रूटीन में होता है, हमारे साथ भी उस दिन हुआ है। वो अंदर आए हैं और सबसे मोबाइल लेके अंदर चले गए। फिर वो कहते हैं मैंने पुलिस को 15 पे कॉल की, पुलिस ने आके बड़ा में बस कहते हैं यार डॉक्टर साहब ये तो बस आजकल हो रहा है, कोई मसला नहीं है, तो बाकी आप दरख्वास्त लिख के दे दें। कहते हैं मैंने दरख्वास्त भी लिख के दे दी। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने अपने एक और आईफोन से अपने आईफोन की जो है वो लोकेशन देखी और मैंने पिन लोकेशन उनको बता दी कि यहाँ पे मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है। और कहते नहीं डॉक्टर साहब ये GPS, ये उन्होंने कहा मैंने GPS से देखा। कहते हैं ये GPS क्या होता है? और पुलिस कह रही है उन्हें कि डॉक्टर साहब ये टावर की लोकेशन होती है, ये होता है वो होता है। मतलब पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं और ये पुलिस की सहूलतकारी के बगैर ये नहीं हो सकता। लेकिन पुलिस को जहाँ पे जुल्म का हुक्म दिया जाता है पूरे पाकिस्तान में, इस वक्त पुलिस क्या कर रही है? जालिम जहाँ पे स्ट्रीट क्राइम वाले हों, डाकू हों, इनके सामने पुलिस हमारी खड़ी नहीं होती। इनके सामने पुलिस हमारी उस वक्त पहुंचेगी जब सारी वारदात हो चुकी होगी और बाद में वो कहेंगे रूटीन मैटर, मेरे अपने साथ हुआ, मेरे दोस्त के साथ ये हुआ, हम थाने में गए। वो कहता है किस बात की यार आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे रोज़ाना 15-20 डकैतियाँ होती हैं। यानी पुलिस खुद हमें बता रही है कि रावलपिंडी में वो जो मरी रोड है, ये शमसाबाद का एरिया, वहाँ पे एक पॉइंट है, वो कह रहे हैं यहाँ पे रोज़ाना 15-20 डकैतियाँ होती हैं। पुलिस हमें बता रही है और हमें तसल्लियाँ दे रही है कि टेंशन नहीं लेनी। और साथ में पुलिस कह रही है हमारे पास तो ना पेट्रोल है गाड़ियों में, ना कुछ है, ना हम जा सकते हैं। और ये मतलब इस तरह के हालात हैं। और दूसरी
बात जो आज वहीं पे ज़ाहिर है इमरान खान का जिक्र होता है, तो यही बात डॉक्टर हबीब साहब वहाँ पर थे जिनको पुलिस उठाकर ले गई थी 3 हफ्ते के लिए, वो रहे जेल में। एक बेहतरीन न्यूरो सर्जन, इंतहाई पढ़ा लिखा इंसान, और हम डॉक्टर हबीब साहब का अक्सर मजाक उड़ाया करते थे कि ये बंदा कभी जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्योंकि इतने ज़बरदस्त वो इंसान कि वो उनसे प्राइवेट प्रैक्टिस होती नहीं थी कि यार कैसे मैं मरीज़ों से फ़ीस लूँ, और मतलब ये वो सारा, मतलब इस मिजाज का एक डॉक्टर, और वो उनको उठा के ले गए इतने अरसे के लिए। और फिर सबसे ज़्यादा मैं आपको एक और बात बता दूं जो तकलीफ़ दे बात है, वो ये है कि पाकिस्तान से तेज़ी से डॉक्टर्स जा रहे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स। मैं पता नहीं मुझे उनका नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैंने उनसे इजाज़त नहीं ली, लेकिन मैं जिक्र कर देता हूँ। डॉक्टर अमजद साहब हैं, डॉक्टर हाफिज़ अमजद साहब हैं, इधर विक्टोरिया भी रहे हैं, और वो जो है अब PIC होते हैं, लाहौर होते हैं। यानी एक बहुत खूबसूरत इंसान, इंतहाई खूबसूरत इंसान, कार्डियोलॉजिस्ट, इंतहाई ज़बरदस्त डॉक्टर। जिस दिन हमारे बाद वाला मामला हुआ तो उनका मुझे मैसेज आया कि यार मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान से चला जाऊँ। और जिस दिन इमरान रियाज खान साहब आए और उनकी पहली तस्वीर आई, उस दिन उनका मुझे मैसेज आया कि यार अब इस मुल्क में रहना बनता नहीं है, मैं तो ये अब डिसाइड कर चुका हूँ कि मुझे पाकिस्तान से जाना चाहिए। तो मैं अक्सर लोगों को अब ये कह रहा हूँ कि सिर्फ एक उस डॉक्टर हाफिज़ अमजद के जाने से क्या होगा, जितने वो आउटडोर में डेली पेशेंट देख रहा है, सरकारी प्राइवेट, वो मरीज इफेक्ट होंगे, क्योंकि आपके पास डॉक्टर्स हैं ही कम, अच्छे डॉक्टर्स। दूसरा नुकसान क्या होगा, उस डॉक्टर ने वो जो प्रोसीजर करने हैं सारे, जो उसने कार्डियोलॉजी की सर्जरीज करनी है, वो इफेक्ट होंगी। तीसरा, उस डॉक्टर ने जो जूनियर्स को पढ़ाना था, सिखाना था, वो इफेक्ट होगा। और फिर एक अच्छा इंसान, जिस तरह डॉक्टर हबीब का मैंने जिक्र किया है, इसी तरह डॉक्टर हाफिज़ अमजद है। तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त नुकसान ये हो रहा है कि पाकिस्तान का जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा लॉस जो है वो हमारे डॉक्टर्स को हो रहा है। और मैं तो आजकल यानी मैं डॉक्टर्स को कहता हूँ कि यार आप ना जाएँ। मैं कुछ डॉक्टर से मेरी बात हुई, मैंने कहा आप ना जाएं, क्योंकि आप इस चीज़ को देखें कि यार यहाँ पे जो है वो कितने लोग बेचारे दुखी जो लोग हैं, कितने लोग इफेक्ट होंगे। आप ना जाएं इस मुल्क से ना। इस मुल्क के अंदर पहले डॉक्टर्स की कमी है, और अच्छे डॉक्टर्स की तो बहुत ज़्यादा कमी है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान आपको, हमें, उन लोगों को होगा जो सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, जो इन डॉक्टर्स से जाकर करवाते हैं, जो चोर डाकू और लुटेरे हैं, जो एलीट है, जो इस वक्त माल बना रहे हैं। ये जिन्होंने पहले माल बनाए हुए, यानी जिन्होंने आइंदा माल बनाना है, वो तो बाहर से इलाज कराते हैं, लंदन से बाहर से इलाज, उनको कोई मसला नहीं है। नुकसान होगा तो उन लोगों का होगा जो है वो ज़ाहिर है जो बेचारे यहीं से इलाज कराते हैं, जिनकी जीना मरना इस मुल्क के साथ है। लेकिन अब वो डॉक्टर्स कहते हैं कि यार हम अपने बच्चों को इस मुल्क के अंदर रखें जहाँ पे कोई भी आएगा और मोबाइल छीनने के चक्कर में आपकी जान ले लेगा। आप उस मुल्क में रहना चाहते हैं जिसका नहीं पता कि इस मुल्क का पता नहीं आगे क्या होने वाला है, किस तरह, जिस मुल्क के फैसले ये होंगे, एक ज़ायफ़्ता मुजरिम, इश्तिहारी, फरारी, मफरूर भगोड़े को लाके और वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है उस मुल्क के अंदर हम रहें। तो ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हैं। अब देखें, इसी चीज़ से मैं आपको बताऊं कि वो जो मैं आपको कह रहा था, आज डॉक्टर फिरोज़ साहब, डॉक्टर बासित मदनी, ये सारे खड़े होकर ये डिस्कस कर रहे थे आज वहाँ पे जब हम डॉक्टर जुल्करनैन साहब के पास गए, कि इमरान खान ने एक चीज़ तो है कि उसने इस सिस्टम को जितना एक्सपोज कर दिया है, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। पाकिस्तान के 74 सालों में सिस्टम इस तरह एक्सपोज नहीं हुआ जैसे पिछले 16 से 20 माह में हुआ है। और लोगों में जितनी अवेयरनेस और शऊर आया है, इतना पाकिस्तान के 74 साल में लोगों में नहीं आया। और जेल में बैठ के भी इमरान खान जो है वो लोगों को, इस सिस्टम को मज़ीद नंगा और गंदा कर रहा है। अब मुझे बताएं, अभी मैं आपको मैंने आपको जिक्र किया डॉक्टर्स का, जो हेल्थ कार्ड इमरान खान ने शुरू किया था जिससे गरीबों का मुफ्त इलाज हो रहा था, उस हेल्थ कार्ड को तो उन्होंने तकरीबन उसमें चीज़ें बंद कर दी हैं, और बाकी भी ये बंद करने जा रहे हैं कि गरीबों का इलाज मुफ्त नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ आवाम के टैक्स का पैसा कहाँ लग रहा है? कल मैंने एक वीडियो में आपको पूरी वो लिस्ट पढ़ के बताई थी कि चैनलों को कितने अरबों रुपए इन्होंने दिए, डिक्लेयर्ड, जो खुफिया दिए वो कोई पता नहीं है, जो मालकों के बिजनेसेस को इन्होंने फैसिलिटेट किया वो कोई पता नहीं है। साथ अब ये है जनाब, PTV में 3 किरदारों को रखा गया है, और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? सिर्फ यह है कि वो इमरान खान को गालियाँ देते हैं। उनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ यह है कि वो नवाज़ शरीफ को जो है वो साबित करते हैं कि नवाज़ शरीफ दुनिया के अजीम तरीन लीडरों में से है, इनकलाबी लीडर है। और एक तो वो ट्वीट अभी मैं पढ़ नहीं सकता, मैंने रीट्वीट किया है, उवैद भट्टी को मैंने रीट्वीट किया है, या अहमद बड़ाइच को, किसी को किया है, उसने वो वजाहत मसूद साहब का एक ट्वीट किया हुआ है, वो आप ज़रूर पढ़िएगा ट्विटर पर जाके, कि उन्होंने नवाज़ शरीफ को किस सफ़ में शामिल किया हुआ था, कि किस लेवल का लीडर है नवाज़ शरीफ, दुनिया की तारीख के अजीम लीडर्स में से एक है। उनको 3 सालों में इन 3 लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया गया, 9 करोड़ रुपया आपके और मेरे टैक्स के पैसों से दिया जाएगा। 9 करोड़ रुपया 3 सालों में, 7.5 लाख रुपए फी बंदा पर मंथ इनको PTV में दिया जाएगा। और मसला ये नहीं है, मैंने एक और ट्वीट किया था
क्योंकि मेरे पास इस हवाले से इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन अक्सरियत लोगों ने यही बताया कि आज भी मस्जिदों में और मदारिस में जो पीटीवी की फ़ीस है वो लग के आती है। यानी आप ये देखें कि मुझे नहीं पता कि आप में से कोई मज़ीद मेरी तस्दीक कर दे, अभी तक तो जो मैंने रिप्लाई पढ़े उसके मुताबिक यही है कि मस्जिदों और मदारिस में, यानी मदारिस में तो कंफर्म पीटीवी फ़ीस ला के आती है, और अक्सरियत ने कहा कि जी मस्जिदों में भी आज भी पीटीवी की फ़ीस ला के आती है। यानी मस्जिद में जो जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दिया है, बल्कि हमसे ज़्यादा तो वो गरीब लोग जिनकी कमाई सबसे कम होती है, वो उनको मैंने सबसे ज़्यादा देखा है मस्जिदों में देते हुए। अक्सर आप देखें ना, जब वो चंदे का बॉक्स मस्जिद में सामने आता है तो आप उस सफ़ में देखा करें, वो जिसके फटे हुए कपड़े होंगे, पुराने उसने मैले कपड़े पहने हुए होंगे, या मैले नहीं साफ भी हो, फटे हुए कपड़े होंगे और पेमेंट लगी हुई होगी उसके ऊपर, वो जो जूते पहन के वो टूटे हुए हैं, उसको नज़र आ रहा है कि वो मजदूर है, वो अपनी जेब से कोई चीज़ निकालेगा, शापर होगा, उस शापर में से चीज़ें निकालेगा, उसमें से 10-20 रुपए निकाल के वो उस चंदे बॉक्स में डालेगा। कोई अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए कि चलो मस्जिद में लाइटिंग में लग जाएंगे, मस्जिद के बिजली के बिल में लग जाएंगे, मस्जिद की तामीर में लग जाएंगे, जो यहाँ पे कारी साहब पढ़ाते हैं उसमें मेरा हिस्सा शामिल हो जाएगा, चलो वो जितने बच्चों को पढ़ाएंगे, वो जितना कुरान मजीद पढ़ेंगे हमें साले सवाब मिलेगा। और अक्सर मस्जिदों में अब मसला यह है कि लोगों ने मस्जिदों में पैसे देने इतने कम कर दिए कि अक्सर मस्जिदों में आप अपील करनी पड़ती है वहाँ की इंतज़ामिया को कि जनाब खर्चे पूरे नहीं हो रहे, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और उन मस्जिदों में जो लोग 10-10 रुपये जो सदका और खैरात देते हैं, कुछ लोग तो जिनको पता नहीं होता वो तो जाके ज़कात के पैसे भी मस्जिद में दे देते हैं, ठीक है। वो ज़कात यानी सदका, खैरात, फितराना, ज़कात, चंदा, ये पैसे जो मस्जिद को लोग देते हैं कि इससे मस्जिद के ऊपर खर्च होंगे, जो गरीब बच्चे हैं उनको कुरान मजीद पढ़ाने पे खर्च होंगे, वो पैसे पीटीवी की फ़ीस में जाते हैं और वो अब इनके घर उसके ऊपर चलेंगे। इनकी तनख्वाहें उन पैसों से जाएंगी जो मस्जिदों में लोग चंदा देते हैं, यानी इनके ऊपर अब चंदा लगता है ये। और इनको क्यों रखा जा रहा है? नवाज शरीफ के हक में बयानी बनाने के लिए। और ये निगरान हुकूमत है, ये मुर्तज़ा सुलंगी निगरान वज़ीर इत्तलात जो है ये न्यूट्रल हैं, माशाल्लाह बहुत न्यूट्रल, ये यानी मरियम औरंगज़ेब से भी आगे निकल गए हैं। और ऐसे ऐसे लोगों को जिनकी आप यूट्यूब उठा के देखें, और किसी ने अच्छा लिखा हुआ था, उनको भी मैंने रीट्वीट किया, नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने कहा कि जनाब इनको भी पता है कि ये नवाज शरीफ के हक में बयानी नहीं बना सकेंगे, ये सिर्फ नवाज शरीफ के हामी सहाफ़ियों को एक मैसेज है कि आपने घबराना नहीं है, आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। कुछ को हमने चैनलों में रखवा दिए, प्राइवेट टीवी चैनल्स में, और बाकी जो रह गए हैं उनको पीटीवी में रखेंगे। यानी अब अवाम के टैक्स के पैसों से करोड़ों रुपए जो हैं वो जाएंगे। और पता नहीं कितने लोग और हैं, ये तो 3 के तो नोटिफिकेशन आए हैं ना जो हमारे सामने आए हैं, पता नहीं और कितने हैं जिनको अवाम के टैक्स के पैसों से दिए जा रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, हम कितनी बेबस कौम हैं, हम कितने बेबस लोग हैं कि हम इनसे जवाब भी नहीं मांग सकते कि हमारे टैक्स का पैसा कैसे आप इन लोगों को दे रहे हो। भाई एक तरफ हेल्थ कार्ड बंद कर रहे हो, एक तरफ तुम कहते हो कि जनाब हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, एक तरफ मैं बल्कि एक और भी आपको वाक़या बताऊं। अच्छा, मैं जब ट्रैवल करता हूं ना तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ट्रैवलिंग का ये होता है, आप जब लोगों से मिलते हैं आपको नई चीज़ें पता चलती हैं। जैसे मैं जब पिछली बार लिया गया तो मुझे वहाँ पे साबिर अता हतीम साहब जो सहाफ़ी हैं, बड़े ज़बरदस्त और शायर भी हैं, साबिर अता हतीम साहब ने मुझे बताया कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात यह है कि लोग अपने बच्चों को स्कूलों से निकलवा रहे हैं महंगाई की वजह से। जिनकी दुकानें हैं वो दुकानों पे जो और उन्होंने लड़के रखे हुए हैं उनको फारिग कर रहे हैं, अपने बच्चों को रख रहे हैं अपनी दुकानों पे कि यार ये मजदूरी भी करेंगे, दुकान भी चलाएंगे, काम भी सीखेंगे। और स्कूलों से निकलवा के वालिदैन बच्चों को काम पे डाल रहे हैं। ये हालात। दूसरी तरफ आप स्कूलों के साथ जो करने जा रहे हैं, जो साजा वो कर रहे हैं एहतजाज, यानी सरकारी स्कूल का तो कॉन्सेप्ट ही तकरीबन ख़त्म हो जाएगा ना, तो प्राइवेटाइज चीज़ों को कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है इस निगरान हुकूमत को। तो मैं चौकाज़म गया तो वहाँ एक हाउसिंग सोसाइटी है, उनके यासर अरफात साहब हैं, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे एक बात बताई। कहते हैं कि वो चौकाज़म में ना एक वो है बाईपास है, बाईपास वहाँ सड़क बनी तो पुरानी सड़क और नई सड़क के दरमियान एक खड्डा था। कहते हैं चंद दिनों में ना उस खड्डे पे हादसात में 11 लोगों की जानें चली गई। तो कहते हैं कि मैं एक दिन आ रहा था तो मैंने वहाँ पे गाड़ी साइड पे रोकी, मैंने अपने आप से सवाल किया कि यार 11 लोगों की जानें चंद दिनों में चली गई हैं, क्या मेरा राइट नहीं बनता कि मैं, चलो सरकार तो नहीं कर रही, मैं यहाँ पे जो भी इसकी वहाँ पे रिपेयर होना है वो मैं अपनी जेब से करवा दूँ। वो कहते हैं कि मैंने रिपेयरिंग करवाई, 3.5 लाख रुपए टोटल मेरा लगा। और वो कहते हैं कि अगर सरकार करवाती तो उनका इससे भी काम लगना था, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है वो सरकारी ठेकेदार लगे हुए थे मुख्तलिफ जगहों पे, उनको इससे भी काम पड़ना था। कहते हैं 3.5 लाख रुपए में मैंने वो काम करवाया जो 3.5 लाख हुकूमत ने वहाँ पे खर्च नहीं किया।
और हुकूमत का वो कहते हैं कि 3.5 लाख तो मेरा लगा है जिसने इतनी दूर से चीज़ें मंगवाई हैं। हुकूमत को तो शायद 50,000 या 1 लाख लगना था। हुकूमत के पास 50,000 या 1 लाख नहीं है कि वो खड्डे जो है जहां पे हादसा से 11 लोगों की जानें चली गई उस खड्डे को ठीक कर सके, लेकिन 9 करोड़ रुपया है 3 साल में इन लोगों को देने के लिए। हेल्थ कार्ड के लिए पैसे नहीं है, गरीबों के इलाज के लिए इन लोगों को देने के लिए हैं, जो नवाज शरीफ के लिए बयानियां बनाएंगे, जो नवाज शरीफ के लिए, जो इमरान खान को गालियां देंगे। और इनके ज़मीर की कीमत कितनी है? 7.5 लाख महाना। देखें ये वो लोग हैं, इनकी मैं चीज़ें निकालूंगा, बहुत चीज़ें इनकी पड़ी हुई हैं। ये जो हमारे ऊपर यानी मुझ समेत बहुत से लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि हम पीटीआई के पेरोल पर हैं। कभी हमें कहा जाता था हम जेकेटी के पेरोल पर हैं, कभी हमें कहा जाता था अलीम खान हमें पैसे देता है, कभी कहा जाता ISPR में पैसे देता है, कभी कहते थे ISI में पैसे देती है, कभी कहते थे PTI में पैसे देती है। भाई हम तो चैलेंज करते हैं, ये सारे जो मैंने नाम लिए हैं PTI समेत 1 रुपया तो साबित कर दें। और मैं आपको बताऊँ, जब मैं 92 से मैंने रिज़ाइन किया था, कोई मेरी जॉब नहीं थी, कोई मुझे पता नहीं था कि मुझे कहीं नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी या मेरा क्या बनेगा। कुछ हालात ऐसे हुए, मैंने रिज़ाइन कर दिया। जब मैंने रिज़ाइन किया, कोई मेरे पास जॉब नहीं थी, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। और मैंने क्योंकि क्लासर साहब से रिज़ाइन किया था और उन्होंने मैसेज किया था मैंने, क्योंकि कुछ लोग ये क्लासर साहब को कह रहे थे कि इसको ज़रा कुछ पैसों की ज़्यादा की ऑफ़र हुई है तो ये औकात से बाहर हो गया और आपको इसलिए ये आजकल मतलब जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम थे किस तरह की चीज़ें करता फिर रहा है, क्योंकि आजकल इसको ना ऑफ़र है। हालांकि मुझे कोई ऑफ़र किसी चैनल से नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो मैंने उनको मैसेज किया था, मैंने कहा सर मैं आपको टीवी पे अगले कम से कम साल 1.5 साल तो नज़र नहीं आऊँगा, ताकि आपको ये यकीन दहानी हो जाए कि मैं कोई ज़्यादा तनख्वाह कहीं से मुझे मिल रही थी तो इस वजह से नहीं मैं रिज़ाइन करके जा रहा। तो मैंने जो है वो रिज़ाइन किया। तो उन्हीं दिनों में एक साकिब निसार साहब ने सोमोटो लिया, जिसमें अरशद शीफ साहब भी आए, फवाद चौधरी साहब आए, आई थिंक राजा आमिर अब्बास साहब भी थे। तो फवाद साहब उस वक्त वज़ीर इत्तलात थे। फवाद चौधरी साहब ने मुझे कहा, उन्हें पता चला कि मैंने रिज़ाइन कर दिया, मुझे कहते हैं फ़ौरन आओ PTV में, मुझे तुम चाहिए हो, PTV में आ जाओ। और वहाँ मेरे जो साफ़ी दोस्त खड़े हुए थे वो मुझे कहते हैं यार वज़ीरों के लोग पीछे भागते हैं, तुम्हें वज़ीर ख़ुद कह रहा है कि PTV आओ। अच्छा, फवाद साहब को मैंने कान में कहा, मैंने कहा सर मैं PTV नहीं ज्वाइन करूँगा, सारी उम्र के लिए धब्बा लग जाएगा कि यार मैंने। और फवाद चौधरी साहब के साथ मेरा क्योंकि ज़ाती इतना अच्छा एक तल्लुक़, क्योंकि वो उस वक्त PTI में नहीं थे, मीडिया में थे। जब मुझे मीडिया में वो लेकर आए थे फवाद साहब, उनके प्रोग्राम में आया था, हो क्या रहा है प्रोग्राम, तो 92 पे। तो बाद में फिर मैं क्लासा साहब के प्रोग्राम में गया और फवाद साहब के बाद असदुल्ला खान साहब के प्रोग्राम में, और फिर मैं क्लासा साहब के प्रोग्राम में आ गया। तो मैंने कहा नहीं, अच्छा मुझे फवाद साहब ने कहा कि यार तुम्हें डिजिटल मीडिया का काम आता है, मैं तुम्हें आउटसोर्स करके कोई चीज़ दे देता हूँ और मेरिट पे दे देता हूँ। और वो मैं कर भी सकता था डिजिटल मीडिया की चीज़ें PTV की। और मैंने उसके बाद भी जाके PTV के लोगों को मैंने जाके ब्रीफ किया था कि आप किस तरह से अपने डिजिटल मीडिया को बेहतर कर सकते हैं, आप किस तरह से उससे इनकम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने जाकर बताई थी। मुझे उस वक्त भी उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, आपको हम कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, आपको आउटसोर्स कर देते हैं। मैंने नहीं लिया। मैंने कहा जी सारी उम्र के लिए मैं अपने ये धब्बा नहीं लगवा सकता कि मैंने जाके और PTV से नौकरी ले ली थी या कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था या आउटसोर्स कर लिया था। और वो लोग जो हम पे इल्ज़ाम लगाते थे, बहुत से नामों के ऊपर अभी मैं खामोश हूँ। मेरे पास बहुत चीज़ें हैं लेकिन मैं खामोश हूँ। हालात इस वक्त आपको पता है क्या है, एक टाइम ये आएगा, गुजरने दें, थोड़ा सा ये वक्त गुजर जाएगा, मैं इन लोगों को चैलेंज करके बताऊंगा कि मेरे पास क्या क्या है, कि कौन कौन सा किरदार कहाँ कहाँ से पैसे ले रहा है। जो हम पे एजेंसियों का इल्ज़ाम लगाते थे ना, हम पे PTV का इल्ज़ाम लगाते थे, सरकार के पैसे का इल्ज़ाम लगाते थे, पार्टीज़ का इल्ज़ाम लगाते थे, उनके मेरे पास सबूत हैं। और इनको मैं मुंह, ये अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, जो हम पे इल्ज़ाम लगाते थे, हमारे तो साबित करें, 1 रुपया कर देना साबित। हम तो कहते हैं कि चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, कोई एजेंसी, कोई चीज़, कोई आके साबित कर दे कि हमने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी हमने ये प्लाट मिल रहे थे सरकारी, यहाँ से प्रेस क्लब पता चला कि जी, मुझे इतने दोस्तों ने कहा कि यार प्लाट जो है वो तुम भी अप्लाई कर दो। ये PTI का दौर था, मैं यानी वो प्रेस क्लब्स कोशिश कर रहे थे कि हमारे साथियों को जो है वो प्लाट मिल जाए। मैंने अप्लाई तक नहीं किया पहले। अच्छा, मेरे दिल में आया कि मैं अप्लाई कर दूं, अगर मेरा प्लाट निकलेगा, मैं चलो किसी जैसे बहुत सी तंजीमें हैं वेलफेयर की जो काम कर रही हैं, उनको मैं दे दूंगा प्लाट। फिर मैंने कहा नहीं यार, मैं कितना लोगों को जस्टिफाई करूंगा कि मेरी नीयत क्या थी। मैंने अप्लाई ही नहीं किया। मैंने कहा यार मैंने लेना ही नहीं है, कल को ये इल्ज़ाम लगेगा कि ये खान को सपोर्ट करते थे और देखो इनको प्लाट मिल गया था, चाहे वो मेरिट पे मिल जाए, चाहे वो सारे बाकी साफियों को मिल जाए, लेकिन मैंने अप्लाई तक नहीं किया इसी वजह से। और ये लोग जो हमें ताने देते थे, ये जहाँ जहाँ से पैसे ले रहे हैं, जहाँ जहाँ से ये तनख्वाहें, ये इन 3 की बात नहीं कर रहा, कुछ और की बात कर रहा हूँ, जो बहुत बड़े सहाफ़ी बनते हैं, जो बहुत बड़े सहाफ़ी, उनसे मैं 3 सवाल करूँगा, टाइम आने दें, और फिर आप इनकी दौड़ें देखिएगा लगेंगी, और इनके मकरू चेहरे जो है वो मैं आपके सामने बेनकाब करूंगा। जो हमें कहते थे कि हम PTI और खान से पैसे लेते हैं, खान के बारे में कितने लोग कहते हैं कि वो तो चाय नहीं पिलाता भाई, वो तो चाय के साथ बिस्किट नहीं खिलाता, वो हमें पैसे देगा। तो ये बातें होंगी, बहुत सी बातें। तो अब जनाब, ये
अब आप इस पे देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सिकंदर सुल्तान राजा कहाँ है? इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आ रहा कि चुन चुन के इमरान खान के जो मुखालिफ हैं, जो दुश्मन है इमरान खान को गालियां देने वाले हैं और नवाज शरीफ के लिए बयानियां बनाने वाले हैं। अच्छा, वैसे आपस की बात है, 2-3 चैनल्स को छोड़ के पूरा इस वक्त प्राइवेट मीडिया नवाज शरीफ का बयानिया बनाने में लगा हुआ है। अरबों रुपये के नून लीग ने इश्तिहारात दिए हैं। इस वक्त भी निगरान हुकूमत का जहाँ पे टिल्ट है वो आपको पता ही है। छोटे छोटे राज्य रियाज बैठे हुए हैं इसमें निगरान हुकूमत में। हुकूमत ख़त्म होते ही इन्होंने जाना है नून लीग में शामिल होना है। मुझे बताएं, जहाँ पूरा मीडिया मिल के नवाज शरीफ के हक़ में बयानी नहीं बना सका, ये 3 बैठ के बयानियाँ बनाएंगे PTV पे बैठ के, जिस PTV को देखता कोई नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि जेल बैठा हुआ जो इमरान खान है उसका मिशन जारी है कि उसने कहा नंगा करना है इन सारों को, इनको इनके चेहरे जो हैं वो सामने लाने, और वो आ रहे हैं। और आप बताएं ना, लेना इलेक्शन कमीशन नोटिस के, कैसे आप इनको यहाँ पे PTV में कोई क्या क्राइटेरिया क्या है? और भाई आवाम के टैक्स का पैसा है, क्या ऐसा इनके आने से PTV का हो जाएगा? कुछ तो बताएं। कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई पूछ नहीं है, कोई अता पता नहीं है। तो 7.5 यानी महंगाई का बदतरीन दौर है, बदतरीन महंगाई का दौर है। मैं अब वो जिक्र नहीं करूँगा, वो नामुनासिब हो जाएगा। कि हमारे एक दोस्त को कुछ चीज़ें पालने का शौक़ है, तो उसने वो एक चीज़ मंगवाई है और वो कोई 14-15 लाख रुपए में उसको मिली है। 14-15 लाख में एक चीज़ मिली है उसको घर में रखने के लिए, और इधर 7.5 लाख महाना पे बंदे जो हैं वो मिल रहे हैं। यानी इतनी बदतरीन महंगाई के दौर में भी ज़मीर फरोशी की कीमत इतनी गिर गई है कि 7.5 लाख रुपए, और वो भी मस्जिदों का जो पैसा है, मस्जिदों से जो लिया जाता है, जो अब तक मुझे पता चला, या मदरसों जो लिया जाता है, सदकात, अतियात, फितराने, गुरबा के जो पैसे होते हैं, तो कोई फौत हो गया उसकी जेब से पैसे निकले हैं वो जाके मस्जिद में दे दिए हैं, कोई और कोई सदक़े खैरात के, कोई बेटी के सर से वार के दे दिए हैं, किसी बीमार के ऊपर से वार के दे दिए हैं, उसका सदका दे दिया है, वो पैसे भी PTV को जाते हैं। और PTV से अब इन लोगों को वो 7.5 लाख रुपए महाना, इन लोगों को जिनमें वजाहत मसूद साहब भी हैं, जो बहुत बड़े माशाल्लाह दानिश्वर हैं, बहुत बड़े दानिश्वर, उनसे आप सुने आपको लगता है यार इनसे बड़ा दानिश्वर पाकिस्तान में है ही कोई नहीं। और इन लोगों को आवाम अब आपको मुबारक हो, आपके जो सदकात के पैसे हैं, फितराने के पैसे हैं, ज़कात के पैसे हैं, अतियात के जो पैसे हैं, जो आपने अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए मस्जिदों में दिए हैं, वो अब आपके पैसों से, इन पैसों से इन लोगों के घर चलेंगे। मैं इनसे कहूँगा कि इनको इनकार कर देना चाहिए। अगर इनके अंदर थोड़ी सी शर्म और हया है, सरकार से कोई और प्रोजेक्ट ले लें जिसमें सरकार का पैसा हो, वो भी आवाम के टैक्स का पैसा है, लेकिन चलो वो सदकात खैरात में तो आवाम नहीं देती ना, ज़कात के पैसे तो नहीं होते। वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट ले लें जो सरकार का प्रोजेक्ट हो, वो ले लें। नून लीग से बराह रास्त को फ़ायदा ले लें। यार इसमें कौन सी शर्म वाली बात है? जब आप PTV से इनडायरेक्टली भी नून लीग ही आपको दे रही है ना, नून लीग ने आपको रखवाया है, तो डायरेक्ट नून लीग से ले लें। क्या इसमें शर्म वाली बात है? जब आप इतने नंगे हो ही गए हैं, आप इतने गंदे हो, डायरेक्ट नून लीग से ले लें। अभी बहुत से लोग टिकट भी तो ले रहे हैं ना, दुबई से ले रहे हैं ना लोग, दुबई से आने के लिए। वहाँ पे पार्टियाँ पहुँची हुई हैं ओवरसीज़, जो नून लीग के इन्वेस्टर हैं। वहाँ पे एक एक एंकर को एक एक पार्टी के हवाले किया जाएगा, वो वहाँ पे जो है उनको शॉपिंग कराएंगे, टिकट, रिहाइश, सारा कुछ। तो यार आप डायरेक्ट नून लीग से ले लें। आप उनको किसी इतने उनके बिजनेस टाइकून्स उनके हैं इतने, और आजकल तो पैसे भाई बड़े बड़े चीज़ें ऑफ़र होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो आप ले लें। तो ये जनाब हालात हैं, ये सूरत हाल हैं। और इमरान खान के बदतरीन दुश्मन जो हैं उनका रिस्क भी इमरान खान से वाबस्ता है। ये इमरान खान को अल्लाह ताला इसका अजर दे रहा होगा। और साथ ही इमरान खान का मिशन कामयाबी से जारी है। जो किरदार हैं, जो बड़े दानिश्वर बनते थे, बड़े सो कॉल्ड नज़रियाती इनकलाबी, वो सब एक के बाद एक नंगा होता जा रहा है, और उसके नकाब से, उसके चेहरे से नकाब जो है वो उतरता चला जा रहा है। तो बहरहाल अच्छी चीज़ यह है कि बहरहाल ज़मीर की कीमतें गिर गई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बदतरीन महंगाई, लेकिन 7.5 लाख रुपए महाना। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर करम करे। अल्लाह हाफ़िज़।